गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आप लोगों के बीच सोचा है कि मैं जीएस के कुछ टर्म्स जो बीपीएससी में आने वाले हैं, जो आते हैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि कंबाइंड फॉर्म में एक जगह स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं। मैं सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आपने बहुत पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, बट मेरा क्या अप्रोच लगता है मुझे कि हो सकता है मैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं सारे टॉपिक्स जैसे पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, 1857 का विद्रोह, ये जो टॉपिक्स है हिस्ट्री के जो कंबाइंड फॉर्म में एक जगह पे नहीं मिल पाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पटना कलम के साथ। पटना कलम, जैसा कि नाम आपको स्पेसिफिकली लगता है पटना कलम, पटना इज अ सिटी इन द बिहार, तो आपको पता है ये एक क्षेत्रीय पेंटिंग का नाम है। तो पटना क्यों? क्योंकि इस रीजन के आसपास ये पेंटिंग डेवलप हुआ था। पटना में इसके पेंटर्स एक्यूमुलेट हुए, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया और यहाँ पे ज्यादातर बेचा गया इस पेंटिंग को, तो इसलिए इसका नाम पटना कलम है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय पेंटिंग है। और क्षेत्रीय पेंटिंग का अगर विकास देखें तो भारत में कब से क्षेत्रीय पेंटिंग का विकास हुआ, इसका सबसे ज्यादा हर वक्त हुआ, लेकिन एक मेजर टाइम था जब मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था। तो औरंगजेब जो शासक थे भारत के उस वक्त, तो औरंगजेब ने क्या किया कि अपने राज दरबार से हिस्ट्री राइटिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारे चीजों को उसने बंद करवा दिया। तो उस समय के जो पेंटर्स होते थे जनरली उन्हें स्टेट पेट्रोनेज मिलता था, मतलब स्टेट उन्हें पेंशन या फिर सैलरी के तौर पे या फिर काम उन्हें देते थे जिसके बदले उन्हें पैसा दिया जाता था। पर जब औरंगजेब ने इतने बड़े रीजन पे जब उसने शासन किया और अपने पूरे राज दरबार से उसने ये ऑर्डर जारी किया कि हिस्ट्री राइटिंग और म्यूजिक और पेंटिंग ये सब चीजें बंद की जा रही है, तो उतने सारे पेंटर्स आखिर गए कहाँ? तो उतने सारे पेंटर्स जब उस वक्त अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान की तरफ या फिर हिमाचल की तरफ या फिर बिहार में पटना की तरफ, साउथ में अपने एरिया की तरफ, तो हर रीजन के पेंटर्स जो उसके दरबार में काम करते थे वो अपने रीजन्स में सेटल होने लगे और उन्होंने एक रीजनल पेंटिंग्स को जन्म दिया, और जिसमें पटना कलम भी एक था। ये एक रीजनल पेंटिंग था। तो इसका विकास हम देखते हैं 18वीं सदी का पीरियड हुआ 1701 से लेकर 1709 तक। 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक इस पेंटिंग का विकास और एक तरह से पतन देखा जाता है। तो उस समय पटना पेंटिंग ओरिजिनेट करती है। और पटना पेंटिंग, तो जैसा कि आपने देखा कि मुगल पेंटर्स थे, तो पटना पेंटिंग पे आप, पटना शैली पे आप देखेंगे कि इस पे प्रभाव किसका है। सबसे पहले मुगल शैली में इन्होंने काम किया, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो स्टेट जैसा पेंटिंग कहते थे वैसा करते थे। तो सबसे पहले इस पे प्रभाव पड़ा कि मुगल पेंटर्स, मुगल शैली का इस पे प्रभाव देखा गया। सेकंड फैक्टर, उस समय ब्रिटेन का इंडिया पे राज आ चुका था, तो ब्रिटिश का भी इस पे प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश लोगों ने भी अपनी चित्र शैली को यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पे लाया, तो उसका भी प्रभाव इस पे पड़ा, क्योंकि अब ये फ्री थे मुगल से, तो इन्होंने ओपन माइंडेड पेंटिंग शुरू किया। तो मुगल का प्रभाव था, ब्रिटेन का प्रभाव था, और क्षेत्रीय, हर जगह पे फोल्क पेंटिंग, फोल्क डांसिंग, फोल्क कल्चर होता है, उसका क्षेत्रीय, तो इस क्षेत्रीय प्रभाव का भी उस पर असर पड़ा। तो पटना शैली बेसिकली मुगल, ब्रिटिश और क्षेत्रीय प्रभावों से ग्रस्त था। क्षेत्रीय प्रभाव इस पे पड़े थे, तो इन तीनों का एक समावेश था पटना चित्र शैली पे। अब इसके बाद हम लोग देखें, अब किसी भी पेंटिंग का ये होगा ब्रॉड डेफिनेशन कि उसका क्या हुआ, कैसे डेवलप किया और उसका नाम क्यों हुआ। अब इस पेंटिंग को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस वक्त आप चाहें तो कुछ चीजों को नोट भी कर सकते हैं कि पेंटिंग बेसिकली क्या था, कैसे किया जा सकता था। तो पेंटिंग के लिए एक मटेरियल की जरूरत होती है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पेंटिंग क्या था उस समय? एक कागज पे किया जाता था, शीशों पे भी किया गया, चमड़ों पे भी किया गया, हाथी के दांतों पर भी कहीं कहीं किया गया। बेसिकली इन चीजों पे पेंटिंग्स ये कागज पे ही बेसिकली किया गया। कोई भी पेंटिंग होता है उस पर सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस प्रभाव पड़ता है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे तो हम लोग के पास कागज पे ज्यादा पाया गया था। और इस पेंटिंग का एक डायमेंशन जो होता है वो मिनिएचर था। मिनिएचर मतलब छोटा पेंटिंग होता था। बड़े पोस्टर्स जैसे यूरोपियन कंट्रीज में बड़े पेंटिंग्स किए जाते थे, या फिर जब स्टेट पेट्रोनेज मिलता है तो बड़े पेंटिंग किए जाते थे। लेकिन पटना शैली को क्षेत्रीय नवाबों ने संरक्षण दिया, या फिर ओपन बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इन्हें संरक्षण दिया। तो लेकिन इसका पेंटिंग का साइज छोटा था, इसलिए इसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। अब किया गया कागज पे, शीशा पे, हाथी के दांत पे, चमड़ों पे। और कैसे किया गया? तो जनरली यूरोपियन पेंटिंग में और मुगल शैली में हम देखते हैं कि पेंसिल से पहले किया गया, उसके बाद कलर भरा गया। लेकिन इसमें हम डिफरेंस पाते हैं, इसमें डायरेक्ट ब्रश से किया गया था और कलर डायरेक्ट भरा गया था। तो और ब्रश से किया गया था। ब्रश जैसे हमारे पास स्क्विरल के हेयर्स के ब्रश हुआ करते थे, खरगोश के ब्रश हेयर के ब्रश होते थे, वैसा ब्रशों से इनका काम किया गया।
अब पेंटिंग कैसी होती थी, सिंथेटिक डाई कभी यूज नहीं किया जाता था, यहाँ पे नेचुरल कलर्स यूज किया गया था, जो प्राकृतिक चीजों से रंग निकाले गए उनसे किया गया। रंगों के रंग किस तरह के होते थे, तो गहरे रंग का प्रयोग किया गया, जैसे भूरे, नीले और पीले रंग, लाइट कलर्स का प्रयोग कम किया गया। अब पेंटिंग तो मटेरियल हो गया, किस चीज पे बनाया गया, किस चीज से बनाया गया, कैसा ब्रश यूज किया गया। अब इसका पेंटिंग का बेसिकली क्या दर्शाना चाहते थे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पेंटिंग का थीम जनरली सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को दिखाया गया इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में मुगल की तरह बहुत विलासिता के चीजों को नहीं दर्शाया गया, बल्कि इस पेंटिंग में क्षेत्रीय पेंटिंग जब भी होता है तो क्षेत्र का प्रभाव उस पर ज्यादा होता है। तो यहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे उन चीजों को दिखाया गया, जैसे कि एक सिंपल मछली बेचना, एक सुनार का काम करना, लोहार का काम करना, खेतों में काम करना, इन चीजों को दिखाया गया। इसमें रिलीजियस में आपको त्योहारों को दिखाया गया, होली, दिवाली, दशहरा, इन चीजों को दिखाया गया। और फिर आप देखेंगे कि इन पेंटिंग्स में कलर जो पार्टिकुलर पर्सन्स को दिखाया गया वो बहुत ही विविड था, उनका दर्शाने का तरीका। तो एक तरह से हमें पता चलता है कि टेक्निक्स इसकी बहुत स्ट्रांग थी। उनके मांसपेशियों को, जैसे चिड़िया की मांसपेशियों को दिखाया गया तो उसमें, और रंगों का कैसा प्रभाव किया गया, तो काफी डार्क रंग जैसे ब्राउन ये सब किया गया। और अगर किसी इंसान को दिखा रहे, जैसे पुरुष को दिखा रहे, तो उसकी मूछे बड़ी मोटी मोटी, ये आंख के आईब्रोज मोटे, और कलर डार्क कलर। और एक और चीज, बैकग्राउंड इसका क्या होता था, पेंटिंग का बैकग्राउंड जनरली पेंटेड नहीं होता था, प्लेन बैकग्राउंड होता था, सफेद होता था। या फिर अगर कोई इंसान सब्जी बेच रहा है तो टोकरी में सब्जी, इंसान एक जनरल जो उस समय किसान की स्थिति थी या फिर बेचने वाले की स्थिति, उस तरह का। तो ये एक सामाजिक दशा को ये दर्शाता था। पेंटिंग कभी भी होता है तो समाज को दिखाता है उस वक्त कैसा था, जैसे हमारे लिटरेरी होते हैं, वेद होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, उस समय के समाज को दर्शाते हैं। पेंटिंग भी वही माध्यम था, समाज को दर्शाने का माध्यम था। तो इसमें भी जनरली लोगों ने जो आम जनजीवन था उसको दर्शाने का प्रयास किया था। और इस पेंटिंग्स के खरीदार कौन हुए, जैसे कोई भी पेंटिंग, अब तो यहाँ पे हमारे पास मुगलों जैसे संरक्षक नहीं हुआ करते थे, तो इस पेंटिंग्स को किसी ने तो पैट्रोनेज दिया होगा, तो जनरली लोकल नवाब, बिजनेसमैन दिया। और इसके खरीदार कौन होते थे, तो ब्रिटिश कंपनी, उस वक्त कंपनी हमारी आ चुकी थी, ब्रिटिश कंपनी इंडिया में। तो वहां पे क्लर्क्स या जो भी थे उनका सैलरीज था, पैसा था उनके पास, तो वो इनके खरीदार हुए। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश का इस पे बहुत प्रभाव था। एक तो कला के क्षेत्र में उस पे प्रभाव पड़ा कि पेंटिंग्स पे बनाने में भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम लोग देखेंगे विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन्स, देखेंगे कि यूरोपियन से आया था, जो कि पटना शैली में यहाँ के जनजीवन को दिखाने में यूज किया गया था। विविड डिस्क्रिप्शन यूरोपियन से आया था, जो कि यहाँ पे आया, तो इसलिए एक तरह से ब्रिटिश का इसका प्रभाव था। और इसके खरीदार भी ब्रिटिश हुए। तो ब्रिटिश को एक पार्टिकुलर इसमें बहुत इम्फेसिस था, इसलिए इसे हम कंपनी शैली भी कहते हैं, ब्रिटिश आर्ट भी कहते हैं, कंपनी शैली कहते हैं इसे, क्योंकि कंपनी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और इन पेंटिंग्स को कुछ फेमस पेंटर्स भी हुए, और पार्टिकुलरली जब एंड में जाते हैं हम लोग, तो इस पेंटिंग्स को रीजनल था, हमारा बिहार बंगाल एक था उस वक्त। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पेंटिंग पटना से हट के बंगाल जाना शुरू हो गया, जो कि कलकत्ता में फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट था। क्यों ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि ब्रिटिश का कोलकाता जो अभी है वो कैपिटल बन चुका था उस वक्त, तो अब हमारे पास जो आर्टिस्ट थे वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर पैसों के लिए वहां पे जाना शुरू कर दिए। वहां पे अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ब्रिटिश के सारे एम्प्लॉय, क्लर्क सारे वहां पे हुआ करते थे, तो वहां पे खरीदार ज्यादा थे, मार्केट सिस्टम काम करने लगा वहां पे, तो मार्केट में लोग जाके बसने लगे। अब इस पेंटिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस पेंटिंग ने बड़े बड़े पेंटर्स को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। हालांकि ये क्षेत्रीय पेंटिंग थी, लेकिन जब हम इनका प्रभाव देखेंगे तो जब बंगाल गया तो वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन जैसे बड़े लोगों ने भी इस पेंटिंग्स को अपने पेंटिंग्स में इंक्लूड किया, और उनका इन्फ्लुएंस काफी क्लियरली हमें यहाँ पे दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये पटना शैली थे। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आप एक दो पेंटिंग अगर नेट पे सर्च करके देख लेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेंटिंग्स आखिर होते कैसे। जब आप चीजों को देख लेंगे तो उसे डिस्क्राइब करना आपके हाथ में है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की इस चीज में मैंने आपको बताया टेक्निक्स क्या था, मटेरियल क्या चीज था, मटेरियल क्या यूज किया गया था, हमने थीम्स क्या थे, और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को कैसे दिखाया गया। इसमें रिलीजियस कंडीशन भी दिखाया गया, त्योहारों को दिखाया गया, साधु संत को दिखाया गया, हवन को दिखाया गया, तो और इकोनॉमिक प्रोसेस जैसे सुनार, लोहार, सबको दिखाया गया। सोशल कंडीशन जैसे कि आपके कृषि में भी लोग थे, किसानों को दिखाया गया। फिर सोशल कंडीशन जैसे आपके
जैसे मछली बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन चीजों को भी दिखाया गया। तो आपको सोशल कंडीशन भी आपको मिलता है, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सारे कंडीशंस को इसने दिखाया। तो काफी विविड पेंटिंग था, डिफरेंट डायमेंशंस में इन्होंने वर्क किया था और इस पेंटिंग का संरक्षण भी बहुत अच्छा हुआ था उस वक्त। हमारे यहाँ पटना में भी इसका, बिहार में पटना में संरक्षण है, कोलकाता में है, इवन लंदन में भी इसके संरक्षण पाए जाते हैं। जो जिन लोगों ने पहले खरीदा, म्यूजियम्स को उन्होंने डोनेट किया या फिर अभी भी रखा हुआ है। तो ये पेंटिंग काफी क्लियर था। आप एक दो पेंटिंग नेट पे देख लें, कुछ एग्जांपल्स देख लें तो ये अच्छा होगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स करके, टेक्निक क्या था, मटेरियल क्या था, बैकग्राउंड कैसा था, थीम कैसा था, किस फैशन में पेंटिंग किया गया था, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड थे, इन चीजों पे आप इसको ब्रेक करते हैं तो आप काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन पाते हैं। और मैंने एक और चीज सोचा है कि आप जो पटना शैली के बारे में मैंने बताया, तो आप एक प्रोफार्मा तैयार करिए, एक आंसर आप लिखिए कि किस तरह से पटना शैली को आप डिस्क्राइब करते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह से पेंटिंग के द्वारा आप दिखाते हैं। इन चीजों को लिखकर आप, एक ग्रुप है बीपीएससी गाइड प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू फेसबुक पे, आप उस पर जाके पोस्ट करें, मैं उसे देख भी लूंगा और आपको, अगर आपने जैसा भी लिखा है मैं उसको आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा कि इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, क्या सब किया जाता है, और या फिर क्या आपने नया चीज पढ़ा है या जाना है, आप शेयर करें ताकि एक दूसरे लोग आपस में भी देख के एक दूसरे से इंस्पायर हो। क्योंकि जब चीजें डिस्कस करती हैं, आप एक दूसरे को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्या एग्जाम का कंपटीशन का लेवल हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप उस ग्रुप पे अपने आंसर्स लिखिए, आंसर्स या फिर जो डिस्क्रिप्शन है पटना शैली, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन को इसने कैसे दिखाया जाता है, इन चीजों को आप जो भी समझते हैं पटना शैली से कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आप एक लिखिए, उसको फोटो खींच के आप फेसबुक पे जो ग्रुप है बीपीएससी गाइड प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, वहां पे डालिए। मैं चेक करूंगा, उसे देखूंगा और जो भी होगा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वहां पे। आपस में एक दूसरे का भी आप लोग क्वेश्चंस आंसर्स जरूर पढ़ें, तो उससे पता चलता है कि कॉम्पिटिशन्स में क्या लेवल है। और थैंक यू गाइस फॉर नाउ। और मैं आपके साथ आगे क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस करता रहूंगा, खासकर ये जो जनरल स्टडीज है जो कि एक जगह नहीं मिल पाता है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।